गैस क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी? पेपर क्रोमेटोग्राफी। किसका इस्तेमाल होता है उसमें? स्टेशनरी फेज के रूप में पेपर का। दूसरी थी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर में किसका उपयोग होता है? कांच की प्लेट का, ग्लास प्लेट का। और एक और हमने पढ़ी थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें किसका उपयोग होता है? कॉलम का। आज हम पढ़ रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, यानी किसका प्रयोग करेंगे हम? गैस का। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, ये किसके काम है? तो ये जितनी भी क्रोमेटोग्राफी उसमें सबसे स्पेशल टाइप की क्रोमेटोग्राफी। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स चाहे तो आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हैं इसमें। पहला पॉइंट जो लिखना चाहे तो गैस क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण में उपस्थित गैस क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण में उपस्थित घटकों या पदार्थों को विश्लेषित करने की विशिष्ट तकनीकें The gas chromatography is a special type of chromatography. The gas chromatography is a special type of chromatography. It's identify component of mixture किसने दी थी, उसकी तरफ चलते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफी किसने दी थी, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दी थी, उसकी तरफ चलते हैं। ये सबसे पहले मार्टिन, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो मार्टिन और सिंज। मार्टिन और सिंज, SUNGE। मार्टिन और सिंज ने 1941 में दी थी। ये क्रोमेटोग्राफी किसने, गैस क्रोमेटोग्राफी का डेवलपमेंट मार्टिन और सिंज ने किया था 1941 में। उसके बाद फिर आए वापस मार्टिन ने 1962 में, इन 1962 मार्टिन सर्वप्रथम फैटी एसिड, हिंदी में बोले तो वसा अम्ल, फैटी एसिड यानी वसा अम्ल को पृथक किया था। In 1962, firstly, Martin separated by gas chromatography in fatty acids. तो इसका डेवलपमेंट 1941 से चालू हुआ और 1962 में सबसे पहली बार इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। हम चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। यहां से हेडिंग डाल लीजिए थ्योरी, सिद्धांत। किस सिद्धांत पे काम करती है गैस क्रोमेटोग्राफी? क्या होगा इसमें? हम हमेशा दो फेज की बात करते हैं, मोबाइल फेज, हिंदी में कहे तो चल प्रावस्था। क्या होगी इसमें? गैस होती है। लिख लीजिए मोबाइल फेज क्या होगी इसके अंदर? गैस। अगली स्टेशनरी फेज, हिंदी में कहें तो स्थिर प्रावस्था। क्या होगी? गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है, गैस या द्रव होती है।
अब हमने कहा कि साहब यहां तो मोबाइल फेज में गैस है, तो कौन सी गैस का प्रयोग कर सकते हम लोग? तो इसमें आता है कि सामान्यतः यानी कि जनरल वे में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग मोबाइल फेज में किया जाता है। इन मोबाइल फेज जनरली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर यूज्ड। अब हम हमेशा दो सिद्धांत पे बात करते हैं, अधिशोषण और वितरण, तो यहां पर वापस वही आता है। अब यह तकनीक दोनों पे आधारित है, तो यह विधि या यह तकनीक अधिशोषण व वितरण, अधिशोषण एवं वितरण दोनों प्रक्रियाओं पर आधारित है। This method is based on adsorption and distribution. अब खास बात क्या, उस खास बात की तरफ चलते हैं। यहां अब खास बात यह कि यदि यहां पर क्या हो जाए, अधिशोषण हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडसॉर्प्शन। खास बात यह कि यदि यहां पर अधिशोषण हो जाए, क्या कहते हैं, यदि अधिशोषण होता है, हम क्या लिखेंगे, इफ एडसॉर्प्शन, कंडीशन लगा दी हमने, यदि अधिशोषण होता है तो इस तकनीक को गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस तकनीक को गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। It absorption is proceed. This technique is named gas solid chromatography। और दूसरी कंडीशन, हाँ जी, दूसरी कंडीशन वितरण। दूसरी कंडीशन लिखो, वितरण होता है तो if distribution is proceed, this technique is named as गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी। यदि वितरण होता है तो इस तकनीक को क्या कहोगे, गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ये दो बातें अच्छे से ध्यान रखिए। अधिशोषण होगा तो गैस सॉलिड, एडसॉर्प्शन हुआ तो गैस सॉलिड, और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो गैस और द्रव कहलाएगी। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब ये दोनों है क्या, इन दोनों की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी हम इसका थ्योरी यानी सिद्धांत ही देख रहे हैं। अभी इसके सिद्धांत में आगे चलते हमने कहा कि यहां पर अब क्या होता है, हमने शुरू में कहा कि इसमें अधिशोषण यानी एडसॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण दोनों होता है। अब दोनों के बारे में वन बाय वन बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की। हिंदी में लिख सकते हो गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में आप इसको लिख लो गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब यहां पर क्या होगा उसकी तरफ चलते हम लोग।
कि गैस सॉलिड के अंदर क्या हो सकता है। अब हम यहां पर किसकी यूज कर रहे हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम का इस्तेमाल होता है। तो कॉलम में सक्रिय कार्बन अधिशोषक के रूप में प्रयोग करते हैं, अधिशोषक के रूप में प्रयोग करते हैं या प्रयुक्त करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखना इसमें एक्टिव चारकोल यूज एज एड्सॉर्बेंट इन कॉलम। तो गैस सॉलिड कब हुई थी, किसके कारण हुई थी, अधिशोषण के कारण हुई थी। पढ़ा ना थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, अधिशोषण अर्थात एड्सॉर्प्शन के कारण हुई। दूसरी क्रोमेटोग्राफी की बात करें हम, दूसरी है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करनी। अब उसमें कॉलम में क्या लिया था, यहां पर देखो क्या था, सॉलिड। यहां कॉलम में क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। कार्बन सॉलिड होता है ना, वो ले लिया। अब यहां पर क्या हो गया, गैस के साथ में क्या आ गया, लिक्विड आ गया। तो अपन यहां क्या करेंगे, अब वेपराइज लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखना कॉलम में वाष्पशील द्रव, कॉलम में वाष्पशील द्रव का उपयोग किया जाता है। In column, volatile liquid is used. ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके उपकरण की तरफ कि इसका उपकरण कैसे बनता है। तो अगली हेडिंग लिखना apparatus and required apparatus and material। हिंदी में लिखे तो आवश्यक उपकरण व सामग्री, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री। इंग्लिश में लिखना चाहो लिखना रिक्वायर्ड apparatus एंड मटेरियल। अब हम इसका apparatus का वो एक डायग्राम बना के देखते हैं, फ्लो डायग्राम। एपरेटस में इसमें क्या लिया हम लोगों ने, गैस लिया। तो किसका सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लिया हमने, गैस सिलेंडर बना दिया। ये जो बना हुआ ये क्या है, गैस सिलेंडर बना दिया। मेरे साथ फटाफट बना लो इसको, गैस सिलेंडर बना दिया। यहां पर ऐसे प्रेशर रेगुलेटर है, एक प्रेशर रेगुलेटर बना दो। आगे चले, यहां पर एक फ्लो मीटर, फ्लो मीटर मतलब कि कितनी गैस यहां पर फ्लो हो रही हो बताएगा फ्लो मीटर। आगे चलते हैं, इस तरीके का एक एपरेटस बनाएंगे। यहां पर सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए प्लेस रहेगा, सैंपल इंजेक्शन। पोर्ट। और अब यहां पर हम बनाएंगे कॉलम।
ये बनेगा डिटेक्टर। और डिटेक्टर के बाद बनेगा क्रोमेटोग्राम या कंप्यूटर डाटा। ये कैसा फ्लो चार्ट बना लीजिए। ये गैस क्रोमेटोग्राफी का एक उपकरण है। इसके हम कुछ पॉइंट्स का भी समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने जो बनाया वो है गैस सिलेंडर। तो इसमें 5-6 पॉइंट्स हम समझ लेंगे इसमें। पहला पॉइंट लिखना है इसके अंदर, उसका डिस्क्रिप्शन करनी है। सबसे पहले बात करें हम लोग इसमें कैरियर गैस की। दूसरा हाई प्रेशर सिलेंडर। तीसरा सैंपल इंजेक्शन पॉट। हिंदी में लिखवा दो नाम में से, इसके मैं आप लोगों को। चौथा है सेपरेशन कॉलम। पांचवा है लिक्विड फेज। डायग्राम बनाने के बाद यदि हम देखें तो कैरियर गैस को हिंदी और इंग्लिश में कैरियर गैस ही बोलते हैं। इनके सबके वर्णन करेंगे। हाई प्रेशर सिलेंडर को उच्च दाब सिलेंडर लिख लो। सैंपल इंजेक्शन सिस्टम को, सैंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श। इंजेक्शन तंत्र। उसके बाद सेपरेटिंग कॉलम। सेपरेटिंग के लिए हिंदी में कहा जाता है पृथक्करण, और कॉलम को कॉलम ही बोलेंगे हम लोग। और लिक्विड फेज मतलब द्रव प्रावस्था। अब जितने पॉइंट या बोर्ड पे लिखे हुए इन सबका हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि हमारा ये जो डायग्राम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 इस्तेमाल करते जो पॉइंट दिए हुए। सबसे पहले कैरियर गैस, इसके अंदर आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बाद में डालना। कैरियर गैस क्या होती है? तो यहां पर कैरियर गैस में आप लिखना कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम व आर्गन, हीलियम एंड आर्गन गैस का उपयोग किया जा सकता है। कैरियर गैस एज ए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड आर्गन, इनमें से किसी भी गैस का आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, हाई प्रेशर सिलेंडर। अब एक गैस सिलेंडर आपको एपरेटस में दिखाई दे रहा है, जहां सबसे पहले गैस निकलती है। तो गैस में क्या है, हम लिख सकते हैं कि इस गैस क्रोमेटोग्राफी में उच्च दाब सिलेंडर यानी हाई प्रेशर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई प्रेशर सिलेंडर किससे कनेक्टेड है? तो हाई प्रेशर सिलेंडर प्रेशर रेगुलेटर, हम लोग जानते हैं ना गैस के सिलेंडर में क्या होता है? रेगुलेटर होता है। तो गैस प्रेशर रेगुलेटर और उसके साथ में फ्लो मीटर। अब गैस फ्लो होती है तो उसके लिए पता भी तो होना चाहिए कितनी गैस पास हो रही है, तो मीटर लगा लेते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो इस पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं हम हाई प्रेशर सिलेंडर यानी उच्च दाबीय सिलेंडर। तो उच्च दाब सिलेंडर के अंदर, उच्च दाब सिलेंडर यानी हाई प्रेशर सिलेंडर के साथ में प्रेशर रेगुलेटर और एक फ्लो मीटर लगा रहता है, जो कि ये देखता है कि कितनी गैस वहां पर पास की जा रही है।
कि कितनी गैस उस एपरेटस के अंदर भेजी जाती है, कितनी गैस उस उपकरण के अंदर भेजी जाती है, ये इसके अंदर हमें लिखना। तीसरा सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, जिस सैंपल को हमें पृथक्करण करना है, जिस नमूने को या जिस सैंपल को हमें पृथक्करण करना, उस सैंपल को हम क्या करेंगे, इस सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, उसको डाल देते हैं, जिसको हमें क्या करना है, पृथक्करण करना। ठीक है, आगे आ रहा है पृथक्करण कॉलम। कॉलम आप देखेंगे तो ये बने हुए कॉलम। अब कॉलम में थोड़ा सा आप लिख सकते हो, कॉलम किसके बने हुए, तो कॉलम धातु यानी मेटल के, ग्लास यानी कांच के, और अगला प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। तो कॉलम जो है, आपको कॉलम एक यू ट्यूब के आकार का होता है। ये ट्यूब आपको यू जैसी दिखाई दे रही ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉलम क्या होता है, यू ट्यूब आकार का कॉलम होता है। यह कॉलम मेटल यानी धातु, कांच और प्लास्टिक का बना हो सकता है। क्लियर है? ये कॉलम किसका बना हुआ है, यू ट्यूब के आकार का होता है, धातु का भी बना हो सकता है। धातु में किसका होगा, तो फिर आगे एग्जांपल कर लेना कि धातु के रूप में कॉपर धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कॉपर, मेटल का, ग्लास का और प्लास्टिक का कॉलम यानी किसी का भी कॉलम हो सकता है। लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा है अपने, लिक्विड फेज यानी द्रव प्रावस्था क्या हो सकती है। तो हमने कहा एक तो दो प्रावस्था होगी, यदि ऐसा सिस्टम कुछ चल रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो गैस का फ्लो हो रहा है। इस कॉलम के अंदर कौन फ्लो करेगा, गैस फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से हमने सैंपल डाला तो किस फॉर्म में डाला, लिक्विड के फॉर्म में डाला। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, लिक्विड, यहाँ तो लिक्विड है और यहाँ क्या है, गैस है, तो इसको लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। क्लियर है? अब यदि हम कहें कि द्रव प्रावस्था कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम तीन तरीके की द्रव प्रावस्था का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी, देखो बताता हूं द्रव प्रावस्था के रूप में। अब द्रव जो प्रावस्था उसका कुछ नेचर होना चाहिए। पहला नेचर, क्योंकि यदि यहां मेटल का बना हो और उसको हम टेम्परेचर देंगे तो जो लिक्विड है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। हिंदी में क्या लिख सकते हो इसको, अवाष्पशील द्रव होना चाहिए। तो पहली कंडीशन द्रव प्रावस्था क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। दूसरी, थर्मल स्टेबल होना चाहिए। हिंदी में लिखना चाहो तो तापीय स्थायी होना चाहिए। और तीसरी, इनर्ट यानी कि अक्रिय होना चाहिए। तो जो लिक्विड हम प्रयोग करेंगे वो क्या होना चाहिए, ये नेचर के होना चाहिए, अवाष्पशील, तापीय स्थायी और अक्रिय होना चाहिए। ठीक है, किस किस का उपयोग कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। अब आप नोट कर लो यहाँ पर द्रव प्रावस्था के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो द्रव प्रावस्था के रूप में हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो बता रहा हूं आपको। तो पहले लिखना नॉन पोलर, हिंदी में लिखो तो अध्रुवीय। अध्रुवीय कौन सा हो सकता है, तो इसमें नाम लिखना पैराफिन और सिलिकॉन ग्रीस। पैराफिन हिंदी में लिख लो इसको, पैराफिन, और दूसरा सिलिकॉन ग्रीस। पैराफिन और सिलिकॉन ग्रीस, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये नॉन पोलर यदि हो तो। दूसरा, पोलर में किसका उपयोग करते हैं यहां पर, पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय। इसमें करेंगे कार्बोक्सी वैक्स का, देखो कार्बोवैक्स, हिंदी में भी लिख लेना कार्बोवैक्स। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड वाला लिक्विड फेज होगी तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं ग्लाइकोल का। ठीक है, ये थोड़ा सा सब क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा सा इसका मैटर ज्यादा है पढ़ने को। आगे चलते हैं इसके उपयोग की तरफ। नोट कर लिया इसको, देखो इसके उपयोग किस काम में आती है। चलो हटाते हैं, इसका उपयोग लिखो, यूजेस, उपयोग। ये क्रोमेटोग्राफी किस काम में आ सकती है। तो अगली हेडिंग हमारी यूजेस। यूजेस में पहला वर्ड लिखना वायु प्रदूषण के विश्लेषण में।
वायु प्रदूषण के विश्लेषण में, एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दूसरा, मृदा के परीक्षण में, सॉइल टेस्टिंग, इन सॉइल टेस्टिंग। अगली, जल में विषाक्त पदार्थ ज्ञात करने में, मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन वाटर। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ वाटर। अगला, फॉरेंसिक विज्ञान में विश्लेषण में, फॉरेंसिक विज्ञान में विश्लेषण में, एनालिसिस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो ये इसके यूजेस हो गए। ठीक है, इसके एडवांटेज भी लिख लो, 2-3 एडवांटेज है। लाभ एडवांटेज, शीघ्र पृथक्करण, फास्ट सेपरेशन, उच्च ताप पर कार्यरत होती है, वर्क ऑन हाई टेम्परेचर। और अगला, वातावरण के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। 2 प्रकार की होती है, एक अधिशोषण के ऊपर आधारित और एक वितरण के ऊपर आधारित। ठीक है, ये हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी आज खत्म होती है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उच्च दाब तरल क्रोमेटोग्राफी। अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे।